हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। इस वीडियो में मैं ना आपके साथ आज कोई इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा, ना मैं आज कोई प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा, और ना ही कोई डेरिवेटिव स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं। ना मैं आपको यह बताऊंगा कि किस लेवल के ऊपर बाई करना ज्यादा अच्छा रहेगा और किस लेवल के नीचे सेल करना ज्यादा अच्छा रह सकता है, क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्या आपका टारगेट रहेगा। क्योंकि मैंने एक चीज अपनी ट्रेडिंग जर्नी से जो सीखी है वो ये है, और ये बात मैं बार बार अपनी बहुत सारी वीडियोस में रिपीट भी करता हूं। स्टॉक मार्केट इज 51% अ गेम विच इज डिपेंडेंट ऑन योर बिहेवियरल बाइसेस, योर इमोशनल कंट्रोल, योर इमोशनल बाइसेस, योर रिस्क मैनेजमेंट। किस तरीके से आप एक रस्सी के ऊपर वॉक करते हैं, ना कि आपको कितने अच्छे तरीके से उसमें वॉक करना आता है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब कभी भी रस्सी डगमगाती है, जब कभी भी आपके पैर हिलते हैं, तो क्या आप फिर भी अपना बैलेंस मेंटेन करके रख पाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जब मार्केट आपके स्टॉप लॉसेस के बहुत ही पास ट्रेड हो रही होती है, तो भी क्या आप अपना काम मेंटेन करके रख पा रहे हैं। जब मार्केट आपके टारगेट से ऊपर निकल चुकी है, तो भी कहीं आप उसको ग्रीड में होल्ड करके तो नहीं बैठे हुए, जबकि ये चीज आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं था। दोस्तों, चाहे कभी कुछ गलतियां करके हमें प्रॉफिट हो जाए और कभी कभी कुछ गलती करके हमें लॉसेस हो जाते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू, अगर आप एट एनी पॉइंट इन टाइम अपने किसी भी रूल से डेविएट हो रहे हो, तो चांसेस आर वेरी हाई कि इसका इवेंचुअल आउटकम नेगेटिव ही आने वाला है। हो सकता है आज के ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, हो सकता है कल के ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए, लेकिन इवेंचुअली आपको लॉन्ग टर्म में इसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिलने वाली है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर कोई एक चीज मैंने सीखी है, या अगर कोई एक चीज जिसने मेरे लिए लगातार काम किया है, और या फिर मैं ये बोलूं कि अगर मैं अपनी ग्रोथ को नापूं 10 साल पहले और आज वाले हिमांशु अरोड़ा में, तो मैं सिर्फ इतनी सी बात बोलूंगा, दैट टुडे आई एम अ बेटर रोबोट देन व्हाट आई वाज 10 इयर्स अगो। दोस्तों, आज कम से कम मेरे जितने रूल्स हैं, पहली बात तो मेरे रूल्स हैं, फिर उसके बाद रूल्स के ऊपर टिके रहना ऑल तो बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी मेरे आसपास के सारे ट्रेडर्स हाइपोथेटिकली डिफेंस स्टॉक्स की रैली में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे ट्रेडिंग सिस्टम ने उन पे बाय ट्रिगर नहीं किया होता है। अब ऑब्वियसली मेरा भी मन करता है कि जब सभी लोग जिस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, मैं उसका पार्ट क्यों नहीं हूं। लेकिन आज मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि दोस्तों, यहां पर मैंने अपने लिए जो रूल बनाए हैं, पहली बात तो थॉरो बैक टेस्टिंग करके रूल्स बनाए हैं, उसके बाद जो रूल्स बनाए हैं मैं उन पे टिके रहने की हिम्मत रखता हूं, चाहे मुझे प्रॉफिट हो या मुझे लॉसेस हो, लेकिन इवेंचुअल आउटकम मेरा प्रॉफिट में ही आ जाता है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या होता है कि इवेंचुअल आउटकम ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है, एंड दैट इज व्हाट दैट मैटर्स, राइट। लेकिन आज मैं आपके साथ इस वीडियो में एक ऐसी खास चीज डिस्कस करने वाला हूं, कुछ ऐसी गलतियां करूंगा। जनरली ये गलतियां ज्यादातर सारे ट्रेडर्स करते हैं, और वो अपनी मनी को पूरा का पूरा ड्रेन आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपने एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि ये कॉमन गलतियां क्या है, मैंने जब करी थी तो मुझे उसका क्या नुकसान हुआ था, शायद आपको इस बात से कोई फायदा मिले। एंड एनीवेज, ट्रेनिंग का, टीचिंग का तो मेन पर्पस ही यही होता है कि समहाउ कोई आपकी लर्निंग कर्व को, लर्निंग साइकिल को छोटा कर पाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी लर्निंग साइकिल को छोटा कर पाऊं, और जिसकी वजह से आपके बहुत सारे लॉसेस को भी अवॉइड किया जा सके। तो दोस्तों, गलती नंबर 1 जो ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी लाइफ में करते हैं, और इसकी वजह से उनका लॉन्ग टर्म में तो छोड़ो, स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए भी सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा, रादर इम्पॉसिबल हो जाएगा। वो गलती क्या है? वो गलती है रिवेंज ट्रेडिंग। दोस्तों, मेरे को बैंक निफ्टी में लॉस हुआ, मुझे बैंक निफ्टी से ही लॉस को कवर करना है, ये कहां का लॉजिक है। आई स्टिल रिमेंबर, आज से 15 साल पहले की बात है, जब मैंने एसबीआई के ऑप्शन को सेल किया, तब उस समय उसमें लिक्विडिटी ठीक ठाक सी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मुझे उस ऑप्शन से एग्जिट करना था, वहां पर उसमें लिक्विडिटी ड्राई अप हो गई, और इसकी वजह से मुझे एक अच्छा खासा नुकसान हो गया। तो दोस्तों, इसके बाद मेरे माइंड में एक धारणा बैठ गई कि मुझे एसबीआई ने लॉस दिया है, मुझे इस लॉस को एसबीआई से ही कवर करना है। और अगले 2 महीने तक मैंने लगातार अपनी सारी पोजीशंस के ऊपर फोकस हटा के मैंने सिर्फ एसबीआई के थ्रू पैसा कमाने की कोशिश करी। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, जो पहली बार में मेरा लॉस एक्स रुपीस का था, वो दूसरी बार में अगले 2 महीने के अंदर ये लॉस 2.5 एक्स का हो गया। मतलब पहली बार तो अगर मैंने 100 रुपए गवाए थे, तो अगली बार मैंने 100 रुपए कमाना तो छोड़िए, मैंने 250 रुपए और ज्यादा गवा दिए उसके अंदर। और यहां पर जाके मुझे लेसन समझ में आया कि मुझे लॉस हुआ है, मुझे पैसे का लॉस हुआ है, मुझे एसबीआई से लॉस नहीं हुआ है। क्योंकि ये एसबीआई इज जस्ट अ प्लेस होल्डर। यहाँ पे टाटा मोटर्स हो सकता था, टाटा स्टील हो सकता था, रिलायंस हो सकता था, एचडीएफसी बैंक हो सकता था। यहां पर मुझे क्या करना चाहिए था,
मुझे सिर्फ अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को शार्पन करना चाहिए था, मुझे अपनी बैक टेस्टिंग को इंक्रीज करना चाहिए था, मुझे अपनी स्ट्रेटजी को इंप्रूव करना चाहिए था, ना कि मुझे एसबीआई से बदला लेना चाहिए था। दोस्तों, रिवेंज ट्रेडिंग इज वन थिंग जो बहुत सारे ट्रेडर्स का लॉस का बहुत बड़ा कारण बनती है। अगर आपको लॉस बैंक निफ्टी ने दिया है तो आपको लॉस बैंक निफ्टी से रिकवर नहीं करना है, आपको लॉस सिर्फ रिकवर करना है। मैं जनरली ये बात बोला करता हूं कि मेरे बच्चे की जब मैं स्कूल की फीस पे करने जाता हूं तो मुझसे ये नहीं पूछते कि ये पैसा एसबीआई के ऑप्शन के थ्रू आया था या टाटा मोटर्स के ऑप्शन के थ्रू आया था, राइट? दैट्स अ वेरी फनी काइंड ऑफ थिंग, करेक्ट? दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैसा है या नहीं है, क्योंकि मेरी जरूरतें एसबीआई का ऑप्शन फुलफिल नहीं करेगा, मेरी जरूरतें सिर्फ पैसा फुलफिल करेगा। आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा ट्रेडर बनने का है और आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इस मार्केट से रेगुलरली पैसा कमाने का है। प्रॉफिट भी आएगा, लॉसेस भी आएंगे, बड़े लॉसेस भी आएंगे, कंसीडर देम एज फीस, लेकिन आप इस मार्केट से बदला नहीं लेंगे। रीजन मीन हमारा ह्यूमन नेचर जो ईगोइस्टिक होता है, हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए काम कर रहे होते हैं। आपकी ईगो तो सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन आपका इसमें टाइम इतना वेस्ट हो जाएगा, आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाएगी और हो सकता है आपका लॉस मेरी तरह ही अगली बार और बड़ा हो जाए। अब दोस्तों, इसके बाद मैंने यहां से लर्निंग क्या ली, मेरे को जैसे ही किसी प्रोडक्ट में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, सिर्फ लॉस की बात नहीं कर रहा, किसी भी प्रोडक्ट में मुझे अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, उसके बाद मैं कुछ टाइम तक इस प्रोडक्ट को ट्रेड ही नहीं करता। हाँ, एक स्ट्रेटेजी मेरी ऐसी है जहां पर निफ्टी में लगातार मेरी पोजीशंस बनी रहती हैं, वो एक अलग केस है। लेकिन अगर मैं किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूं, मैं किसी स्टॉक को स्विंग में ट्रेड कर रहा हूं, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहा हूं, फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहा हूं, तो ऐसे केस में मुझे पिछली पोजीशन में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसको अपने माइंड से पूरे तरीके से निकालने के लिए मैं इस प्रोडक्ट में ट्रेड ही नहीं ले रहा अगले कुछ टाइम तक। मुझे अगला ट्रेड कितने सारे प्रोडक्ट्स में मिल सकता है, और जनरली बैक टू बैक तो कोई स्टॉक वैसे भी ट्रेड नहीं देता। तो एक बार ये मेरी लिस्ट से बाहर हो गया, बाकी निफ्टी 200 में से 199 स्टॉक मेरी लिस्ट में है, इनमें कोई ना कोई नया ट्रेड आएगा, फिर किसी और में आएगा, फिर किसी और में आएगा, और कभी एक महीने के बाद जाके इस स्टॉक का वापस नंबर आएगा, तब तक मैं पुराने ट्रेड को भूल चुका होता हूं। इस तरीके से दोस्तों मैंने अपनी रिवेंज ट्रेडिंग को ओवरकम किया। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आपको भी रिवेंज ट्रेडिंग से कोई खास फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए अगली बार किसी भी स्टॉक में लॉस हो उसको माफ करो और आगे निकल जाओ। दोस्तों, दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट इस, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, या मैं बोलूं ज्यादातर लोगों को कैसे मजा आता है, उनको स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, या फिर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जिनके ऑप्शंस अवेलेबल है, ऐसे प्रोडक्ट्स में ट्रेड करके हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। दोस्तों, अगर ऐसे प्रोडक्ट में जिसमें कोई ट्रेड नहीं कर रहा और अगर हमने पैसा बना लिया, हमारी ईगो बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई हो जाती है कि मैंने ऐसी चीज में पैसा बनाया है जिसको कोई ट्रैक भी नहीं कर रहा था। दोस्तों, आपकी ईगो सेटिस्फाई करने तक के लिए तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपको मालूम भी नहीं होगा कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो आप परचेज कर रहे हो या ऐसा कोई ऑप्शन जो आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, अगर ये प्रोडक्ट आपके लेते ही या आपके लेने के टाइम पे भी अगर इलिक्विड है, तो ये आपका पूरा का पूरा कैपिटल इरोड कर सकता है। दोस्तों, सेकंड मिस्टेक दैट मेनी ऑफ द ट्रेडर्स मेक इज ट्रेडिंग ड्यूरिंग लो लिक्विडिटी पीरियड और ट्रेडिंग इन इलिक्विड प्रोडक्ट्स। दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में उसूल बना लिया है कि मैं कभी ऐसे प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, एंड आई लिटरली मीन इट। इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स नाउ कि मैंने ऐसे ऑप्शंस को हाथ भी नहीं लगाया है जिनमें लिक्विडिटी ड्राई होने के चांसेस अगर 1% भी है। मेरे पास अपनी ऑप्शंस की एक लिस्ट है, ऑल्दो आज की रेट में सेबी ने 245 स्टॉक्स में ऑप्शंस की ट्रेडिंग, एफएनओ की ट्रेडिंग को अलाउ कर रखा है, लेकिन मैं इनमें से हार्डली 25 विच मींस 10% ऑफ द प्रोडक्ट्स आई ट्रेड फॉर माई सेल्फ। और उसके बावजूद अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे नंबर ऑफ ट्रेड्स कम पड़ जाते होंगे, मेरे पास हमेशा नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं। मेरा एक ट्रेड जैसे ही एग्जिट होता है, मेरी अगली पोजीशन ऑलमोस्ट रेडी होती है। 1 दिन का टाइम लग जाएगा, 2 घंटे का टाइम लग जाएगा, लेकिन जब मार्केट को ट्रैक करेंगे तो अगली पोजीशन ऑलमोस्ट ऑलवेज हमारी रेडी होती है। इसका मतलब आपको 250 स्टॉक्स नहीं चाहिए, आपको अपना जीवन बदलने के लिए सिर्फ 10 या 15 या 20 स्टॉक्स भी काफी है। रादर मैं आपको ये भी बता दूं, देयर आर सम पीपल जो सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर शेयर में ट्रेड करते हैं और उसी में 10-10 साल से लगातार ट्रेड करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों, अगली बार इस चीज में रूल बना लीजिए, किसी प्रोडक्ट में अगर लिक्विडिटी नहीं है तो आप मार्केट मेकर नहीं है कि लिक्विडिटी आप ही लेकर आएंगे। लिक्विडिटी आने दीजिए, उसके बाद ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर सभी लोग ये सोचेंगे कि लिक्विडिटी नहीं है तो ट्रेड कौन करेगा। दोस्तों, यहां पर मार्केट मेकर मैं नहीं हूं, ना मैं यहां पर एक्सचेंज हूं, ना मैं यहां पर रेगुलेटर हूं। मेरा काम मार्केट के बारे में सोचना नहीं है, मेरा काम सिर्फ मेरे अकाउंट के बारे में सोचने का है। मैं हमेशा ही बात बोलता हूं, एज अ ट्रेडर एंड एज अ इन्वेस्टर,
थिंक ओनली एज अ कैपिटलिस्ट, सिर्फ आपको अपने प्रॉफिट के बारे में सोचना है। तो अगली बार किसी प्रोडक्ट में लिक्विडिटी ना हो या किसी पीरियड में लिक्विडिटी ना मिले, जैसे कि दिसंबर एंड में लिक्विडिटी जनरली ड्राई हो जाती है क्रिसमस हॉलीडेज की वजह से, ऐसे टाइम पे ट्रेड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। दोस्तों, तीसरी और बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं वो ये है कि वो अपने पोर्टफोलियो को किसी और के पोर्टफोलियो से कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग योरसेल्फ विद समवन एल्स इज लाइक कंपेयरिंग योर ओन बुक्स चैप्टर नंबर 4 विद समवन एल्सेस चैप्टर नंबर 7। कोई लॉजिक नहीं है। किसी ने किसी प्रोडक्ट में क्यों ट्रेड लिया है, कोई डेरिवेटिव क्यों कर रहा है जबकि मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सूट नहीं करता है, कोई इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है जबकि मुझे तो ट्रेडिंग में ज्यादा मजा आता है, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों कर रहा है जबकि मुझे पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में ज्यादा मजा आता है, कोई पोजिशनल ट्रेडिंग क्यों कर रहा है जबकि मेरे लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादा सूटेबल है क्योंकि मैं ओवरनाइट रिस्क कैरी करना नहीं चाहता। दोस्तों, कोई और मैं, एज इन कोई और आप, दे बोथ आर इनकंपेरेबल। यू ऑल आर इंडिविजुअल एंटिटीज। कोई और कुछ क्यों कर रहा है इसको सोचने के बजाय आपको यह सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है। मैं जनरली अपने सेशंस में ये बात बोला करता हूं, मैं जनरली अपनी वीडियोस में भी इस बात को समझाया करता हूं। जब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम सही है ट्रेडिंग करने के लिए या कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सही है, मुझे इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहिए, स्विंग बनना चाहिए, पोजीशन बनना चाहिए। दोस्तों, जब भी मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है तो मेरा एक जवाब होता है, आप सोचिए कि आप कितना फ्रीक्वेंटली मार्केट को ट्रैक कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप हर कुछ मिनटों में मार्केट को ट्रैक कर पाएंगे तो आप इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कुछ मिनटों में मार्केट को ट्रैक कर ही नहीं पाएंगे तो आप इंट्राडे ट्रेडर कैसे बन पाएंगे, आप सफल कैसे हो पाएंगे एज अ इंट्राडे ट्रेडर। अगर आपको लगता है कि आप कुछ घंटों में मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं तो स्विंग ट्रेडर बनिए। अगर आपको लगता है कि आप कुछ दिनों में मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं तो पोजिशनल ट्रेडर बनिए। आपको लगता है कि आप सिर्फ क्वार्टर के एंड में ट्रैक कर पाएंगे तो आप इन्वेस्टर बनिए। दोस्तों, आपको अपना पाथ खुद तय करना है, आपको खुद को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना है। चौथी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं, वो है नॉट चूजिंग अ ट्रेडिंग स्टाइल फॉर योरसेल्फ। कहने का मतलब क्या है, हम में से ज्यादातर लोग प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड लाइंस सब कुछ इतनी ज्यादा यूज कर लेते हैं और ओवर रिलायंस ऑन इंडिकेटर्स एंड टूल्स। दोस्तों, अगर आप अपने चार्ट को पूरा का पूरा बाकी सारी चीजों से भर देंगे तो आपको जो मेन पैरामीटर है, जो लीड रोल में आपका हीरो है, विच इज प्राइस, आपको वो तो दिखेगा नहीं। और अगर आपको प्राइस ही नहीं दिख रहा तो आप ट्रेड भी क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, ओवर रिलायंस ऑन इंडिकेटर्स, टूल्स एंड प्राइस एक्शंस कैन बी वेरी वेरी डिजास्टर्स। दोस्तों, आप अपने लिए एक या दो प्राइस एक्शन या इंडिकेटर या टूल, कोई भी इन पूरे होराइजन में से कोई भी दो चीजें सिलेक्ट कर लीजिए एंड यू आर सॉर्टेड। इन दो चीजों के अलावा यू डू नॉट नीड एनीथिंग। अगर आप मूविंग एवरेज चूज कर रहे हैं, साथ में एक ऑसिलेटर चूज कर रहे हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। हो सकता है कि आप मूविंग एवरेज चूज करें, साथ में फिबोनाची रिट्रेसमेंट चूज करें, विच विल बी मोर देन सफिशिएंट। हो सकता है कि आप ट्रेंड लाइन चूज करें, इसके अलावा कुछ मत चूज कीजिए, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन बना रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज कर रहे हैं, मूविंग एवरेज भी कर रहे हैं, ऑसिलेटर भी कर रहे हैं, सुपर ट्रेंड भी कर रहे हैं, फिर मोमेंटम चेक करने के लिए एडीएक्स भी कर रहे हैं, फिर वॉलिडिटी के लिए एटीआर भी कर रही है, कोई लॉजिक नहीं है। ओवर रिलायंस ऑन इंडिकेटर्स एंड टूल्स इज वेरी वेरी डिजास्टर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड से दी मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, रादर मैं बोलूंगा कि सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत ही यहां से होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। वो क्या है? इट इज ओवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द मार्केट। दोस्तों, आपकी एक्सपेक्टेशंस, और जनरली मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे बोलता हूं कि लाइफ हो या स्टॉक मार्केट हो, सारी प्रॉब्लम आपकी एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट होती है। अगर मैं यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज द मंथली आरओआई दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, तो कमेंट में मुझे बताइए आपका आंसर क्या है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, आपको हर महीने स्टॉक मार्केट से अपने कैपिटल पे परसेंटेज टर्म्स में कितना रिटर्न मिल जाए तो आप खुश हैं। आप ये मत लिखिएगा 50,000, 20,000, 10,000, क्योंकि मुझे आपका कैपिटल नहीं मालूम है। आप लिखिएगा फॉर एग्जांपल 10%, 20%, 50%, 5%, 2%, 1%, ऐसा कोई भी नंबर आप यहां पर लिख सकते हैं। दोस्तों, वाइल रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, अभी ये वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगी, फिर ये वीडियो पब्लिश होगी। मुझे पता भी नहीं आप ये वीडियो कब देखेंगे, और जब आप यहां पर इसके आंसर लिख रहे होंगे, वहां पर मैं अभी से बोल देता हूं, और आप भी अपना आंसर में एंटर करने के बाद आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाकर, आपको और लोगों के भी आंसर देखने को मिलेंगे। यहां पर ज्यादातर लोगों के आंसर
5% या 10% से ऊपर के होंगे। दोस्तों जिन्होंने यहां पर मंथ 10% से ऊपर का रिटर्न मेंशन किया है, मेरा उनसे ये क्वेश्चन है यहां पर, एक फॉलोअप क्वेश्चन, डू यू नो एनीवन इन योर वर्ल्ड, इन दिस एंटायर वर्ल्ड, जो पिछले 10 साल से 10% पर मंथ रिटर्न जनरेट कर रहा हो? हाँ, हो सकता है आपने म्यूचुअल फंड्स में या आपने किसी स्टॉक में पिछले 1 महीने में किया है। 2024 के रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं, हो सकता है आपने यहां पर अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं। 2021-22 में भी बहुत अच्छे रिटर्न्स रहे थे, क्या पता आपने पिछले 2 साल से जनरेट किए हैं। पर पिछले 10 साल में पूरी दुनिया भर के अंदर ऐसा कोई है जो स्टॉक मार्केट से 10% पर मंथ का रिटर्न जनरेट कर रहा है? मतलब अगर कंपाउंडिंग ना भी की जाए तो हर 10 महीने में अपने कैपिटल को आप डबल कर रहे हैं। क्या कोई ऐसा है दुनिया भर के अंदर? दोस्तों द आंसर इज नो। तो आप में ऐसी क्या खास बात है कि आप हर महीने 10% रिटर्न जनरेट कर पाएंगे? दोस्तों कीप योर एक्सपेक्टेशंस नॉमिनल, क्योंकि सारी प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन से स्टार्ट होती है। जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होंगी वहीं पर आप रिस्क ज्यादा लेंगे, जहां पर ज्यादा रिस्क लेंगे वहां पर रिवॉर्ड तो ज्यादा हो ही सकता है, वहां लॉसेस भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि रिस्क नेगेटिव कॉनोटेशन में लॉस ही कहलाता है। दोस्तों इसीलिए अगर आप बिगिनर हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो डेफिनेटली बहुत ही हम्बल होनी चाहिए। अगर आप 6 महीने तक अपने कैपिटल को यहां पर बचा भी पाते हैं और यहां पे छोटा मोटा अपना खर्चा भी निकाल पाते हैं, देन ऑल्सो यू शुड कंसिडर योरसेल्फ लकी, देन ऑल्सो यू शुड कंसिडर योरसेल्फ अ चैंपियन। आप 2 साल लगातार मार्केट से पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करके निकालिए, आपका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर होगा और यहां पर फिर आप सोचिएगा कि आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए। जस्ट टू कीप थिंग्स इन पर्सपेक्टिव फॉर यू, लेट मी टेल यू अ नंबर हियर। दोस्तों अगर आप हर महीने 3% रिटर्न भी जनरेट करते हैं तो आप 3 साल में अपने कैपिटल को डबल कर देते हैं। वैसे ऐसा भी पूरी दुनिया भर के अंदर कोई खास बिजनेस के अंदर नहीं हो पा रहा है। अगर आप हर महीने 4% रिटर्न भी जनरेट करते हैं तो हर 2.5 साल में अपने कैपिटल को डबल कर देते हैं। और अगर आप 2.5% से रिटर्न जनरेट कर रहे हैं तो 4 साल से पहले अपने कैपिटल को आप डबल कर लेते हैं। दोस्तों इवन दिस इज नॉट बैड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर चेजिंग हाई प्रॉफिटेबिलिटी। इसीलिए वो प्रॉफिट हो या ना हो, रिस्क तो उन्होंने डेफिनेटली ज्यादा लिया और उसकी वजह से उनको लॉसेस भी ज्यादा हो सकते। दोस्तों इसलिए इस चीज को याद रखना, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना, आपको जल्दी प्रॉफिट नहीं कमाना, आपको कंसिस्टेंट होना है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने रिटर्न जनरेट कर पाएंगे तो आप स्टॉक मार्केट से अपने लिए एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों ये 5 रूल्स मैंने आपको जो बताए हैं वो एक बार कमेंट सेक्शन में एक एक करके जरूर लिख दीजिएगा। इससे 2 फायदे होंगे, पहला आपकी रिवीजन होगी, दूसरा आने वाले लोगों को भी इसकी हेल्प मिलेगी। और अगर आपके सारे पॉइंट्स बिल्कुल सही हुए तो हम उस कमेंट्स को लाइक भी कर देंगे, सो दैट सबको समझ में आ जाएगा कि ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो सबको याद रखें। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.